Hey guys, welcome to GH Study Spot. आज 13th ऑफ मार्च के दिन सुबह जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज के दिन आप लोगों का हिस्ट्री का पेपर है। मैं उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चंस मेरे द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है आप लोगों ने उससे अच्छे से प्रिपेयर करके गए होंगे और आप लोग एग्जाम में डोमिनेट करोगे। जो भी क्वेश्चंस मेरे द्वारा दिया गया था इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और आप लोग दरअसल अच्छे से अपने एग्जाम के लिए घर से प्रिपेयर करके गए होंगे और वहां पर तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लिख कर आए होंगे। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो सुबह का वक्त है और आप लोगों का एग्जाम खत्म होने तक दरअसल दिन 1:30 बज जाता है, तो उस वक्त हमारे पास पेपर आता है तो ही मैं पेपर को देख पाऊंगा और फिर मैं आप लोगों के लिए दरअसल एक पोस्ट कर दूंगा कि किस हिसाब से इस बार क्वेश्चन पूछा गया है और किस हिसाब से कितना सजेशन मेरा मैच किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने चैप्टर वाइज सजेशन बनाकर अब तक आप लोगों को दिया है वो तमाम सब्जेक्ट्स में चाहे उर्दू से लेकर वो चाहे उर्दू से लेकर वो ज्योग्राफी तक तमाम सब्जेक्ट्स के सजेशन 100% अल्हम्दुलिल्लाह मैच हुए हैं। आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी ढेर सारा प्यार दिया और आप लोगों ने दरअसल इसी चीज़ को देखते हुए मुझसे कई दिनों से कई सारे बच्चे ज्योग्राफी के सजेशंस के लिए मांग कर रहे हैं। मैं एक बार आप लोगों को ये बात अच्छे से डिक्लेयर करता चलूं कि दीगर सब्जेक्ट्स के मुकाबलतन ज्योग्राफी का सजेशंस को प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि दीगर सब्जेक्ट्स में लॉन्ग क्वेश्चन दरअसल एक ही टाइप में पूछे जाते हैं, लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर लॉन्ग क्वेश्चंस पूछने के लिए काउंसिल के पास कई तरीके से तरीके मौजूद है। जैसे वो कई सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकता है, यानी यहां पर कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चंस पूरे तरीके से एक होल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री अगर आप देखो तो वहां पर होल क्वेश्चंस एक ही पूछे जाते हैं और वहां पर वो पूरा क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है लॉन्ग के लिए, लेकिन यहां पर इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपका मार्क्स डिवीजन होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट 7 मार्क्स का होता है आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में, तो वहां पर 3+3+1 कर पूछ सकता है या किसी भी तरीके से 3+4 कर पूछ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से और कौन से स्फीयर से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन इसके बावजूद भी दरअसल काउंसिल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड को एनालिसिस करते हुए और इस बार के तमाम सजेशंस बुक को देखते हुए आपके लिए जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इस साल 2025 एचएस के लिए हो सकता है उन्हें काफी दिनों से रिसर्च के बाद हम लोगों ने आज इस वीडियो के जरिए आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। बहुत सारे बच्चे कई दिनों से इसके लिए डिमांड कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा ये सब्जेक्ट अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। इसकी वजह कर मुझे काफी वक्त और टाइम इसमें डिवोट करना पड़ा। इस वक्त और टाइम को डिवोट करने के बाद आज के इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों के लिए एचएस एग्जाम 2025 के ज्योग्राफी के सजेशंस को प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी क्वेश्चंस यहां पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आप लोग उसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लोगे और पूरे वीडियोस को कंप्लीट देखोगे और देखने के बाद जो भी क्वेश्चंस यहां पे आपको बताए जाएंगे उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। तो आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो लास्ट मिनट ज्योग्राफी सजेशन फॉर एचएस 2025। इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी के अगर क्वेश्चंस पैटर्न को समझ लें तो आइए हम लोग पहले स्क्रीन पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन पैटर्न को समझते हैं। ये मैंने एक ब्लैंक पेपर ले लिया जहां पर हम लोग दरअसल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पेपर को समझेंगे। जिस तरीके से अदर सब्जेक्ट्स आप लोगों का जो 80 मार्क्स का होता है, यहां पर ज्योग्राफी का जो आपका सब्जेक्ट है वो दरअसल टोटल 70 मार्क्स का होता है। 70 में 35 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि SAQ या आपका MCQ टाइप में यहां पर होता है क्वेश्चन, और 35 मार्क्स का यहां पर आपके सामने LAQ टाइप में क्वेश्चन होता है। जो भी मैं यहां आप लोगों को मार्क्स पैटर्न बता रहा हूं उसे आप लोग अच्छे तरीके से समझ ले ताकि आपको पढ़ने और प्रिपेयर करने में आसानी हो। तो इस तरीके से 35 + 35 = 70 मार्क्स यहां पर आपका निकल कर आता है और ये 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इस 35 मार्क्स के अंदर भी यानी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग पहले देखते हैं, फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो पहले हम लोग आते हैं कि किस तरीके से आपसे पूछा जाता है 35 मार्क्स का LAQ
और फिर किस तरीके से हम लोग का आगे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो पहले हम लोग ऊपर की जानिब बढ़ते हैं और ऊपर की जानिब बढ़ने के बाद इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपके सिलेबस में टोटल जो चैप्टर शामिल है वो 3 जोन में, आपके 2 जोन में आपके सिलेबस को बांटा गया है। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में टोटल आपके 7 चैप्टर्स हैं और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में टोटल आपके 3 चैप्टर्स हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इसका सिलेबस भी ज़्यादा वास्ट हो जाता है। पहले आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आना है वो एमसीक्यू के लिए टोटल आपके 21 क्वेश्चन आने हैं 1 मार्क्स के, और एसएक्यू के लिए टोटल आपके एग्जाम में 14 क्वेश्चन आने हैं 1 मार्क के लिए, इज इक्वल टू इन दोनों को मिलाकर आपका हो जाता है 35 मार्क्स, यानी ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हुआ। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के? 7 मार्क्स के आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं और इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 7 × 5 = 35। तो ये आपका हुआ मार्क्स पैटर्न। इसी मार्क्स पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। मैं फिर से एक बार डिक्लेयर कर दूं, आपके इस पूरे ज्योग्राफी के सिलेबस को 2 जोन में या 2 स्फीयर में तकसीम किया गया है, बांटा गया है। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी में टोटल 7 चैप्टर है। पहला आप लोगों को जो बातें बताया जा रहा है उन बातों को अपने बुक निकालकर सामने में चीजों को नोट कर लें। पहला जो आपका है वो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, चैप्टर नंबर 1 फिजिकल ज्योग्राफी का। नंबर 2 में आपका मेराइन प्रोसेस आता है, उसी के अंदर नंबर 2 पॉइंट में आता है। नंबर 3 में आपका आता है साइकिल ऑफ इरोजन। नंबर 3 में के बाद नंबर 4 आपका आता है ड्रेनेज पैटर्न। नंबर 5 आपका आता है सॉइल। नंबर 6 आता है एटमॉस्फेयर। नंबर 7 आता है बायोडाइवर्सिटी। नंबर 8 आता है मैन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। इन पूरे 7 चैप्टर से मिलाकर 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी पहला जो चैप्टर 1 2 3 और 4 हुआ है, उन 4 चैप्टर यानी जियोमॉर्फिक प्रोसेस से लेकर जो आपका सॉइल तक का चैप्टर्स हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे 7 मार्क्स के, लेकिन वो डायरेक्ट 7 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होंगे, वो क्वेश्चन डिवाइडेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो 4+3 में हो सकते हैं या 3+3+1 में हो सकते हैं। किसी भी तरीके से क्वेश्चन का डिवीजन यहाँ पे बटा हुआ हो सकता है, वो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है ज्योग्राफी के अंदर। दूसरा जो आपका आता है पार्ट यानी दूसरे चैप्टर से, पहला जो है आपका एटमॉस्फेयर है, बायोडाइवर्सिटी है एंड मैन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन है। इन तीनों चैप्टर को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपका 3 चैप्टर बेसिकली यहां पे बांटा गया है। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है आपका पॉपुलेशन सेटलमेंट और तीसरा है आपका रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहला चैप्टर के अंदर से यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर से आपका पूछा जो जाता है वो 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है, पहला 7 मार्क्स का और फिर दूसरा 7 मार्क्स का। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आपका 3 टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड क्वाटरनरी। ये 4 टाइप का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, एंड क्वानरी 5 टाइप का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इन 5 टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटी से टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 7 मार्क्स के। और लास्ट का जो 2 चैप्टर आपका बच जाता है, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट एंड रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ, इनसे 1 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल आपके 5 क्वेश्चंस हो गए। इन 5 क्वेश्चंस में आपको टोटल क्रेडिट किए जाएंगे 7 मार्क्स इज इक्वल टू 35 मार्क्स। तो ये आपका हुआ टोटल मार्क्स पैटर्न। अब इसी मार्क्स पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आइए अब हम लोग आगे की जानिब बढ़ते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि किस हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन इस साल 2025 के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जहां पर हम लोग दरअसल फिजिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को दोनों को सेग्रीगेट करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग हेड पे देख पा रहे हो कि पहला जो आपका टॉपिक है वो है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है वो ये है, डिस्क्राइब द एनी 3 लैंडफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मेराइन इरोजन विद द सुइटेबल डायग्राम्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्वीफर एंड एक्वीक्लूड। नंबर 2, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, व्हाट इज मींट बाय इंटरप्शन ऑफ फ्लूवल साइकिल ऑफ इरोजन। Number 3, discuss the landform
landforms created by the rejuvenation of river with the suitable diagrams. Briefly discuss the role of parent rock and climate इन दी सॉइल फॉर्मेशन। यानी सॉइल फॉर्मेशन के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर में पेरेंट रॉक एक अहम फैक्टर है और साथ ही साथ वहां का क्लाइमेट एक अहम फैक्टर है, तो इन दोनों को डिस्कस करना है। नेक्स्ट नंबर 4 में आते हैं, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ। नेक्स्ट नंबर 4 में आते हैं हम लोग, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर ऑन द इन्वायरमेंट, मेंशन द अडैप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैलोफाइट्स या क्लासिफाई द ज़ेरोफाइट्स एंड डिस्कस देयर अडैप्टेशंस विद एनवायरनमेंट। देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चंस को डिवाइड कर कर पूछा गया है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर सजेशंस को प्रिडिक्ट कर पाना। नेक्स्ट इसी के और में देखो लिखा हुआ डिस्टिंग्विश बिटवीन हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, ये पूरे 7 मार्क्स के क्वेश्चन है एक ही। नेक्स्ट आपका आता है एक्सप्लेन विद द सुइटेबल डायग्राम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन विद सुइटेबल डायग्राम्स द लाइफ साइकिल ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट साइक्लोन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नेम द ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट नंबर 6 जो आपका आ जाता है, राइट इन ब्रीफ द ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। जो कोरल रीफ बनता है समुद्र में उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इस बार के लिए। कोरल रीफ विद द सुइटेबल डायग्राम्स, एक्सप्लेन with the suitable diagrams how are they web cut platforms, natural arc and blow holes formed, define genetic diversity। ये सारा आप जो देख पा रहे हो लैंडफॉर्म्स यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर जाना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है 6 के बाद, डिस्क्राइब विद द डायग्राम्स व्हाट लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द इरोजन एंड एक्रीशंस बाय द ओशन वेब्स। नेक्स्ट आपका आता है, व्हाट इज द एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बताया था 2 टाइप का फैक्टर होता है जो सॉइल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक होता है एक्टिव, एक्टिव के अंदर ही दरअसल पेरेंट रॉक आ जाता है और दरअसल वहां का एनवायरनमेंट या क्लाइमेट आ जाता है। तो पैसिव भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उन्हें भी आप लोगों को अच्छे से देख कर जाना है। व्हाट आर द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। नेक्स्ट नंबर आता है आपका, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की क्या इफेक्ट्स है हमारे एनवायरनमेंट पर और लिविंग बीइंग पर, उसे आप लोगों को शॉर्टली डिस्कस करना है। नेक्स्ट है आपका, डिस्कस विद डायग्राम्स हाउ द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ क्रास्ट रीजन आर फॉर्म्ड, या फिर यहां पर बोल सकता है आपको कि जो आपका क्रास्ट रीजन होता है, क्रास्ट रीजन में डिफरेंट, या फिर बोल सकता है चूना पत्थर वाले इलाके जो होते हैं वहां पर किस तरीके से ये डिफरेंट लैंडफॉर्म जो है वो बनते हैं, या उनके बारे में आपको बोल सकता है कि डायग्राम के थ्रू से रिप्रेजेंट करो। तो ये आप लोगों को सही से देखकर जाना है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सबमर्ज्ड कोस्ट, रिया कोस्ट, फजार्ड कोस्ट एंड एक्सेट्रा। जो कोस्ट आता है उसको आपको शॉर्ट में डिस्कस करना है। नेक्स्ट है, डिस्कस डेविस थ्योरी ऑफ नॉर्मल डीके साइकिल और व्हाट डू यू मीन बाय द डेविस ट्रायो। नेक्स्ट आपका आता है, डिस्कस विद डायग्राम्स द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एरिडिटी और द डिजर्ट इरोजन साइकिल एंड डिस्क्राइब बाय डेविस। डेविस ने 2 टाइप के साइकिल ऑफ इरोजन को डिस्क्राइब किया था, एक आपका था एरिडिटी रीजन में यानी कि रेगिस्तानी इलाकों वाला, और एक था आपका नॉर्मल इलाके में जो इरोजन का रेगिस्तानी इलाके में एक था, और एक था आपका नॉर्मल इलाके में। किस तरीके से वो डेविस ने इरोजनल प्रोसेस बताया था उसको आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, डिस्क्राइब एन आइडियल सॉइल प्रोफाइल विद डायग्राम। सॉइल प्रोफाइल जो होता है उसको आपको एक डायग्राम के थ्रू से रिप्रेजेंट करना है और इसके बारे चीजों को, तमाम लेयर्स को, ओ लेयर होता है, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, डी लेयर, तमाम लेयर्स को आप लोगों को शॉर्टली डिस्कस करना है। नेक्स्ट है, व्हाई आर द क्रास्ट रीजन ऑफन बैरन। क्यों होता है बैरन हमेशा, अक्सर क्रास्ट रीजन, उसे आप लोगों को बताना है रीजन के साथ। नेक्स्ट है आपका, write the differences between the stalactite and stalagmite. Next, write the differences between the Rhea coast and Fjord coast. Next, discuss the regulators of the groundwater. groundwater में जमीन पर पानी की मौजूदगी के क्या क्या रेगुलेटर्स है, कौन कौन से चीज़ें इफेक्ट करते हैं, ये डिटर्मिनेंट्स भी पूछ सकता है। तमाम चीज़ों को आपको ऐसे ही लिखना है जो कि आप रेगुलेटर में लिखोगे। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेली प्लेन एंड पेडी प्लेन। पेली प्लेन एंड पेडी प्लेन में क्या डिफरेंसेस है उनके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपका, write the difference between the normal erosion cycle and desert erosion cycle. Next आपका, discuss the influences of climate या bedrock या topography on the soil formation. ये सारे फैक्टर्स हैं, इनका भी इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। वो सारा आपका एक्टिव एंड पैसिव में ऑलरेडी आ चुका था, फिर भी मैंने ये सेपरेटली पूछ लिया है क्योंकि सेपरेटली करके ही पूछा जा सकता है। अगर आप लोग नहीं ढंग से पढ़ोगे तो ये आपके लिए छूट सकता है, तो इसीलिए आप यहाँ पर सही से देख कर जाना इसे। नेक्स्ट है, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन द
कंजर्वेशन एंड इल्यूवेशन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इसमें डिफरेंस कई दफा काउंसिल में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन द पेडिकोल एंड द पेडिफेरस सॉइल। नेक्स्ट है एनालाइज द इफेक्ट ऑफ जेट स्ट्रीम ऑन मॉनसून। नेक्स्ट है मेंशन द डिफरेंस बिटवीन द ई एल नीनो एंड ला नीना। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन नेचुरल वेजिटेशन। नेक्स्ट है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजर्ट प्लांट्स विद एग्जांपल। नेक्स्ट राइट द डिफरेंस बिटवीन द इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई द ट्रॉपिकल कंट्रीज हैव द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट डिस्कस द वे और मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट राइट अबाउट द जेनेटिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है मेंशन द प्री एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, पहले क्या होता है डिजास्टर के और डिजास्टर के बाद क्या मैनेजमेंट होता है उसे डिस्कस करना है। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन द डिजास्टर एंड कैलामिटीज। तो ये सारा आपका जो क्वेश्चंस मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, ये सारा आपका फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चंस मैं समझ पा रहा हूँ कि ज़्यादा हो गया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इनफैक्ट। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने क्वेश्चंस के परस्पेक्टिव को थोड़ा सा बड़ा किया है, दायरा को थोड़ा सा बड़ा किया है, ताकि आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर जाओ। और मैं एक बार फिर से आपको ये डिक्लेयर कर दूँ कि ये क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क्स के लिए नहीं है, बल्कि 5 के साथ साथ 3 मार्क्स के लिए भी ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन तोड़कर पूछ सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 5+3 कर भी पूछ सकता है, 3+3+1 कर पूछ सकता है, तो 3+4 कर पूछ सकता है, या 5 करके पूछ सकता है। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो आप लोग उस हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को समझ कर रखें, और इस तरीके से यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ बताई जा रही हैं, उन क्वेश्चंस को हर पर्सपेक्टिव से, हर लिहाज से प्रिपेयर कर ले, ताकि अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आता है, मैंने इसलिए आपके दायरा को बड़ा कर दिया है ताकि आपका वास्ट कवरेज हो क्वेश्चंस का, और आप अगर इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो तो ऑन एन एवरेज आप उस चैप्टर को प्रिपेयर कर लोगे, और आप इजीली एग्जाम में जाकर चीज़ों को समझ कर आंसर दे देना है। बात यहाँ पर दरअसल एक अहम ये है कि ज्योग्राफी के एग्जाम में पैनिक तो ज़रा भी नहीं होना है, क्योंकि एकदम आसान होता है यहाँ का पेपर, और यहाँ पर आप लोगों को कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें, और डायग्राम्स वगैरह को ज़्यादा अच्छे से बनाएं, ताकि आप डायग्राम्स वगैरह जब प्रेजेंट करते हो ना, और लिखने के साथ साथ डायग्राम्स वगैरह डालते हो, लिखने में थोड़ा सा आपका क्वालिटी थोड़ा भी डाउन हो जाता है, लेकिन डायग्राम्स उसे मैनेज कर लेता है। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि डायग्राम्स वगैरह अच्छे से खूबसूरती के साथ थोड़ा ज़्यादा देना है, ताकि आप एग्जामिनर को कन्विंस कर पाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ आ रही होंगी, और ये सारा आपका सजेशन जो था, ये सारा आपका फिजिकल ज्योग्राफी का था। फिजिकल ज्योग्राफी से आप इतना प्रिपेयर कर लेते हो तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इसी के अंदर से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अब आ जाता है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पोर्शन, जो कि आपका दूसरा पोर्शन है सिलेबस का। पहला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर द काउजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कॉफी कल्टीवेशन इन साउथ इंडिया। जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड को अगर आप इसे प्रिपेयर कर लेते हो, देन आप लोगों को हैव फेथ, आपको क्वेश्चन एग्जाम में इसी से देखने को मिलेंगे। पहला है आपका काउजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कॉफी कल्टीवेशन इन द साउथ इंडिया। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉफी और कल्टीवेशन ऑफ पल्सेज इन द इंडिया एंड व्हाट इज मेंट बाय द ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट नंबर 2 में आपका आता है एक्सप्लेन द काउजेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन जापान इन स्पाइट ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स। व्हाई इज कनाडा डेवलप्ड इन पेपर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आपका नंबर 3 में एक्सप्लेन द काउजेस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन ईस्ट एंड ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट छोटा नागपुर प्लेटू इन इंडिया। व्हाई द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड फूट लॉस इंडस्ट्रीज। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन इंडियन agricultures. Next number 4 में why is Mediterranean climate region famous for fruits? Why is the per capita productions less in intensive subsistence agriculture? Mention the significant characteristics of crop rotations. Next number 5 में आपका analyze the factor responsible for the development of petrochemical industries in the western India. State the 2 factors for the development of the electronic industries in Bangalore. Discuss the problems for the development of the rubber industry in Brazil.
Next, number 6, define overpopulation and optimum population. Discuss in brief the problems of urbanizations in India. How does micro planning regions differ from macro planning regions? बहुत 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 इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आपका 7 नंबर में what are the differences between the quaternary and the quinary economic activities? Distinguish between the population density, man-land ratio. Discuss the impact of migration on the worldwide distribution of population. Next, number 8, discuss the hierarchy of planning regions of India. Analyze the causes for the development of nucleated and dispersed settlements. Mention the importance of the Haldia port as a subsidiary port of Kolkata. तो ये सारा 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है. ये जो पॉइंट्स के फॉर्मेट में मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इन पॉइंट्स को भी आप लोग जस्ट रीड आउट करके जाना है. बाकी जो नंबर्स के फॉर्मेट में मैंने आपको क्वेश्चंस दिया है, उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है स्क्रीन पे. Discuss the reasons for the rapid development of the automobile manufacturing in India or the United States of America. Next, write the importance of White Revolution. Next, what are the causes for the sugarcane production in the North India. Next, write the reasons for the development of the sugarcane cultivation in Brazil. Next, why did Sri Lanka develop coconut farming? नेक्स्ट मेंशन द प्रॉब्लम्स ऑफ पल्स कल्टिवेशन इन इंडिया. नेक्स्ट ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ऑलरेडी. मेंशन द 2 रीजंस इन द सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट. जापान एडवांस इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डिस्पाइट स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स. नेक्स्ट, व्हाई हैज अ डायरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नॉट फ्लरिश्ड in India despite having the largest number of the cattle. Next, review the reasons for the development of rubber industries in Malaysia and Brazil. Next, write the problems of the jute industry in India. Next, mention the prospectus of food processing industries in India. Next, what is the importance of internet? Next, explain the role of artificial satellites in modern communication system. Next, why waterways are called lifeline of India. Next, write the difference between the age 6 pyramid and of developing countries and age 6 pyramid of developed countries. Next आपका आता है what is the reasons for the rapid population growth in India या developing countries and why is growth rate is higher. Next आपका है mention the reasons for the development of this scattered settlements. नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन द क्लस्टर्ड पॉपुलेशन एंड स्कैटर्ड पॉपुलेशन, जो कि ऑलरेडी पहले आ चुका है, रिपीटेशन है क्वेश्चन का ये. नेक्स्ट है मेंशन द प्रॉब्लम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन रिपीट है. नेक्स्ट, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्ड ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट. नेक्स्ट, लास्ट, डिस्क्राइब द रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हल्दिया पोर्ट. तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, हल्दिया पोर्ट वाला, ये क्वेश्चन अर्बनाइजेशन वाला, ये क्वेश्चन आपका सेटलमेंट वाला. ये दोनों तीनों क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चन से रिपीटेड है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर चले जाते हो और अपने एग्जाम में अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो, तो इंशाल्लाह आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको नहीं भी तो मोर देन 80% क्वेश्चन आपको यहां से कॉमन देखने को मिलेंगे. अब इस लास्ट एंड एंड टाइम में आप लोगों को पैनिक नहीं होना है. जो भी क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें. खासकर जो क्वेश्चन यहां नंबर्स लिखकर प्रोवाइड किया गया है और बाद में जो पॉइंटर्स लिखकर प्रोवाइड किया गया है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है. खुसूसन तवज्जो आप लोगों को नंबर से लिखे गए क्वेश्चंस पर देना है और इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. और जो पॉइंटर्स के फॉर्मेट में मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने डाइवर्स पर्सपेक्टिव से सिलेबस को वास्ट तरीके से कवर करने की कोशिश की है ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपको कॉमन देखने को मिले. तो आप लोग इसीलिए इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे और अच्छे से प्रिपेयर करने के साथ साथ इनमें डायग्राम्स वगैरह ज्यादा मेंशन करना है. पेपर प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखना है. इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करते हो, इंशाल्लाह आप अच्छे से ज्योग्राफी में भी मार्क्स को गेन कर पाओगे. यहाँ तक आज के लिए दरअसल इतना ही. फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए दरअसल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोज़ को अच्छे तरीके से देखकर इससे फ़ायदा उठाएं. इसके बाद हम लोग एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग वन शॉट पॉलिटिकल साइंस के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप लोग दरअसल इन वीडियोज़ से फ़ायदा उठाएं. और अगर आप लोगों को पॉल साइंस के तमाम सब्जेक्ट्स की
तमाम, अगर आप लोगों को पॉल साइंस के तमाम चैप्टर के इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट रिवीजन चाहिए तो आप लोग दरअसल चैनल के आइकन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहां पर मैंने तमाम चैप्टर को, चैप्टर 1 से लेकर 9 तक, तमाम चैप्टर 8 तक मैंने तमाम चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, 1 से लेकर 9 तक, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है, मार्क्स पैटर्न बताया है, क्विक रिवीजन करवाया है। तो आप लोग जाकर वहां पर उसे देख सकते हो। ऐसे बहुत जल्द हम लोग दूसरे वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप लोग इसे दूसरों लोगों तक शेयर करें और इससे खूब फायदा उठाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।